राधे राधे दोस्तों। आज हम एनिमल किंगडम में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट करने वाले हैं वो है फाइलम्स का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ पोरीफेरा एंड सेकंड टॉपिक विच इज़ सिलेंट्रेटा। अगर आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह से नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, जब हम बात करते हैं पोरीफेरा, इसका ही दूसरा नाम होता है स्पॉन्जेस। पोरीफेरा को ही हम कॉमनली स्पॉन्जेस का नाम भी दे देते हैं। पोरीफेरा नाम से समझ में आता है, पोरीफेरा का मतलब ही है पोर बियरिंग। पोरीफेरा का क्या मतलब है? अगर आप नाम इसका सर्च करोगे इसका क्या मतलब है पोरीफेरा का, तो आपको समझ में आएगा। पोरीफेरा का मतलब ये पोर्स बियरिंग। इसमें क्या होते हैं, सर छोटे छोटे पोर होते हैं। ये मैंने पोरीफेरा का डायग्राम बनाया, ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं, मैंने ऐसी डायग्राम बनाया। तो जो आपको ये दिख रहे हैं पोर्स, तो इसमें इस तरह से छेद ही छेद होते हैं। इस कारण से इसको हम पोर बियरिंग यानी पोरीफेरा का नाम देते हैं। इसलिए इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। जैसे आप देखते हो ना, स्पॉन्ज होती है। एक तो इसका देखो दो रीज़न है स्पॉन्ज बोलने के। एक तो पहले के समय में इसको बाथ स्पॉन्ज, एक ना इसकी टाइप होती है, इसका एक एग्जाम्पल होता है विच इज़ आपका यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया को ना बाथ स्पॉन्ज की तरह यूज़ किया जाता था। जैसे बाथ के टाइम पे जो हम स्पॉन्ज यूज़ करते हैं उसकी तरह, नेचुरल स्पॉन्ज की तरह इसको यूज़ किया जाता था। तो इस कारण से भी इसका नाम एक तो स्पॉन्ज आ गया, क्योंकि ये एक तरह का पोरीफेरा था यूस्पोंजिया, और क्योंकि इस बाथ स्पॉन्ज की तरह यूज होता था इस कारण से इसका नाम स्पॉन्जेस आ गया। दूसरा, स्पॉन्ज के अंदर भी क्योंकि पोर्स होते हैं, आप देखो तभी तो वो दबती है। जो वो कंप्रेस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर हवा होती है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं जिनमें हवा होती है ना। इस कारण से वो दबती है। तो इस कारण से भी इसका नाम स्पॉन्जेस रखा गया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो, मेंबर्स जो होते हैं इस फाइलम की, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस कहा जाता है। जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, नाम से समझ में आता है पोर बियरिंग है। ठीक है, इनमें पोर्स ही पोर्स होते हैं। दे आर जनरली मेराइन। ये जनरली कैसे होते हैं? जनरली मेराइन होते हैं। ये ज़्यादातर आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं। कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं फ्रेश वाटर में नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे हम स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है, तो कुछ कुछ आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो होती है मेराइन ही होती हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो होते हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मतलब अगर हम इनको किसी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कोई भी प्लेन इनमें से पास कराएंगे, तो वो इक्वल हाफ में नहीं बटेंगे। ये बात हमने देखो, हमने ना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से आता है तो आपका 50% काम हो चुका है, क्योंकि अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो हम कुछ पॉइंट्स तो वही पढ़ने वाले हैं, सेम वही रिपीट करने वाले हैं। तो इसीलिए हमें वो अच्छे से आना चाहिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने पहली वीडियो बनाई है इससे। सो देखो, ये जो होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। वहाँ पर भी हमने बात की थी, 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल है ना, बायलेटरल सिमेट्री एंड आपके रेडियल सिमेट्री। ये जो होते हैं, हमने एसिमेट्रिकल का एक एग्जांपल देखा था जो कि था पोरीफेरा, क्योंकि इनको आप किसी भी प्लेन से पास कराओ ये इक्वल हिस्सों में नहीं बटेंगे। ऐसी ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जहाँ पर आप किसी एक प्लेन को पास कराओ ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वो 2 हाफ्स में बटेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, ऐसा नहीं किसी भी प्लेन से पास कराओ। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी प्लेन से पास करा दो, बहुत सारे प्लेन से एक ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में बढ़ सकता है। किसी भी प्लेन से पास करा दो, एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री से पास करा दो ऑर्गेनिज्म को, तो वो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि हमारा जो पोरीफेरा, क्योंकि हम इनके थ्रू कोई भी प्लेन अगर हम पास कराएंगे तो ये इक्वल हिस्सों में नहीं बटेगा। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं कि ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा ही था भाई, जितने भी आपके एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं वो सारे ही मल्टी सेलुलर हैं। ये हमने बात अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी की थी, आर.एच. वुटेकर के सिस्टम में भी हमने ये बात की थी कि भाई एनिमल्स के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स वो सारे मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। तो इनमें कोई भी यूनिसेलुलर तो देखने को ही नहीं मिलेगा। सबसे बेसिक यूनिसेलुलर जो हमारे, जिनको हम कहते हैं कि एनिमल्स के एंसेस्टर्स हैं, वो आपके वो हैं प्रोटोजोअन्स, जो कि प्रोटिस्टा में हमने पढ़ लिया, जो कि आपका बिल्कुल अलग किंगडम आता है। तो याद रखना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं इसके अंदर सारे के सारे। तो ये है तो मल्टी सेलुलर ही, लेकिन मल्टी सेलुलर में भी इसमें सिर्फ सेल एग्रीगेशन देखने को मिलती है। इसमें सिर्फ ये मास ऑफ सेल्स है, इसमें टिश्यू नहीं बने अभी। ये भी सिर्फ मास ऑफ सेल्स है, सेल का एक मास है, गुच्छा है।
सेल का एक एग्रीगेशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये इसमें अभी टिश्यूज़ नहीं बने हैं, जिस कारण से अभी भी ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ही है, लिमिटेड। हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई ये है तो मल्टी सेलर, पर इसमें ये मास ऑफ सेल की फॉर्म में मिलता है, इसमें टिश्यू नहीं मिलते, ये सेलुलर लेवल पे ही रह चुका है। तो इसलिए इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक और बहुत यूनिक चीज़ जो सिर्फ आपको स्पॉन्जेस में ही देखने को मिलती है, और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पोरिफेरा में देखने को मिलेगी, विच इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम, ये क्या होता है देखो, उसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, ये मैं एक स्पॉन्ज बना रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इस तरह से मान लो मेरे पास क्या है, ये स्पॉन्ज है ना, ये स्पॉन्ज है, मैंने क्या किया, इसको चाकू लेके यहाँ पर मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, लेट से आगे से ऐसे काट रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे आगे से काट दिया, तो मैं इसको सामने से देख रहा हूँ। अब तो हम सामने से देख रहे हैं, इसको आधा काट के सामने से देख रहे हैं, आधा तो नहीं कटेगा ये ऑब्वियसली, पर हाँ हम इसको ऐसे काट के सामने से देख रहे हैं। तो देखो इस तरह से ये हमें दिखाई देगा, ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, हम क्या बना रहे हैं, इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसमें इस तरह से दीवारें सी होंगी कुछ, और इस तरह से देखो ये क्या है, ये छेद है, देखो ये छेद है, ये छेद है, इनमें ये छेद है, ये होल्स हैं, पोर्स हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, ये कैनाल है, ये कैनाल जैसा सा आपको दिख रहा है, इस तरह से होता है, कैनाल जैसे से स्ट्रक्चर होते हैं ये, देखो दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे होल हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे होल है जो इसकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, इनको बोलते हैं हम ओस्टिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओस्टिया, इन माइन्यूट पोर्स को, जिसकी बॉडी वॉल में बने हुए हैं, ठीक है। फिर ये कैनाल आ गई, ये आती है आपकी जो बॉडी कैविटी दिख रही है, ये पूरी बॉडी कैविटी, ये जो पूरी बॉडी कैविटी है इसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील, इसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील, ठीक है। जैसे हमारे अंदर भी जो बॉडी कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम, क्या बोलते हैं, सीलोम। यहाँ पर सीलोम तो है नहीं, क्योंकि सीलोम के लिए आपको एक तो पहली बात क्या चाहिए, मीजोडर्म चाहिए, और वो भी फिर दोनों तरफ चाहिए। वो तो कहाँ से आती है, वो तो फिर प्लेटी हेलमिंथेस से आनी शुरू होती है, लेकिन वहाँ पर भी फिर सीलोम नहीं मिलती। सीलोम जो आती है वो आपकी एस्केलमिंथेस के बाद आनी शुरू होती है, एनालिडा से आनी शुरू होती है ना, एस्केलमिंथेस एनालिडा है ना, तो एनालिडा से आनी शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्पोंजोसील, ठीक है। और ये जो बड़ा सा छेद दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा जो ऊपर की ओर है, ये जो बड़ा सा सबसे बड़ा छेद है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओस्क्यूलम, इसको बोलते हैं ओस्क्यूलम, याद रखना। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप कैसे याद रख लो, देखो ओस तो दोनों में ही कॉमन है, अब आप कैसे याद रखोगे, छोटे छेद को क्या बोलते हैं, बड़े छेद को क्या बोलते हैं, ओस तो दोनों में ही कॉमन है, इसको ऐसे याद रखो, कोल्ड टी है ना, कोल्ड टी हम पीते हैं ना, कोल्ड कॉफ़ी होती है, ऐसे कोल्ड को आप कोल्ड टी पी रहे हो, तो कूल टी, तो कूलम और टिया दो आएंगे ऐसे, एक तो पहले याद रख लो कि हाँ दो वर्ड कौन कौन से, ऑस्क्यूलम और ओस्टिया। अब देखो ऑस्क्यूलम जो है वो ज़्यादा बड़ा वर्ड है ना, इसमें ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं, ऑस्टिया में सिर्फ 5 अक्षर आ रहे हैं, OSTIA, ऑस्क्यूलम में इतने सारे अक्षर आ रहे हैं, तो ये जो बड़े वाला छेद है उसका नाम ऑस्क्यूलम होगा, और क्योंकि ऑस्टिया में कम अक्षर आ रहा है तो छोटे वाले छेद का नाम क्या होगा, ऑस्टिया होगा, ऐसे याद रख लो। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, जो इसकी बॉडी कैविटी है उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो इसमें पता है क्या होता है, पहले पानी ऑस्टिया से अंदर घुसता है, ऑस्टिया से अंदर जाएगा, ऑस्टिया से अंदर जाएगा, पानी में पड़े हैं ये जो होते हैं ना, ये ऐसे सबस्ट्रेटम के साथ लगे हुए होते हैं, दिख रहे हो, मैंने इस तरह से बनाया, जैसे आपका समुद्र है, समुद्र का जो तल होता है ना, बिल्कुल उसका जो ज़मीन होती है नीचे वाली, वहाँ पर पड़े होते हैं ज़मीन के साथ चिपके हुए, सेसाइल होते हैं, इसको बोलते हैं सेसाइल, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए होते हैं ये, तो ये बिल्कुल समुद्र में पड़े हैं ऐसे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ऐसे ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाएगा और फिर वो इन कैनाल्स में जाएगा, ये जो कैनाल्स बनी हुई है इनमें जाएगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पर स्पॉन्जोसील में आएगा, स्पॉन्जोसील में आएगा वो पानी जो अंदर घुसा, स्पॉन्जोसील में आया, फिर यही सारा पानी कहाँ से निकलेगा, इकट्ठा इस ऑस्क्यूलम से निकलेगा, मतलब जैसे फाउंटेन नहीं होता, फाउंटेन वैसा होता है इसमें। तो ऑस्टिया से अंदर आया, स्पॉन्जोसील में गया, ऑस्क्यूलम से बाहर निकला,
ये होता है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पानी का ओस्टिया से माइन्यूट पोर से अंदर जाना, स्पोंजोसील में पहुंचना और फिर स्पोंजोसील से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलना, इसी प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। यही चीज एनसीईआरटी समझाती है। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल में है, इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जहां से वो कहाँ जाता है, सेंट्रल बॉडी कैविटी में जाता है, विच इज स्पोंजोसील, जहां से वो सारा का सारा पानी ऑस्क्यूलम यानी जो एक बड़ा सा छेद है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इस पाथवे के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसीजर चल रहा है, पानी का ओस्टिया से आना, स्पोंजोसील में पहुंचना, स्पोंजोसील से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलना, इस पूरी प्रक्रिया के बहुत फायदे हैं, इस पूरे पाथवे के बहुत फायदे हैं। यही बात एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो पाथवे ऑफ वाटर है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, इट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कैसे? सुनो, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ या मैं दोबारा ही इसको बना देता हूँ। कैसे कैसे हेल्प करता है ये? सुनो, देखो, ये जो पानी आता है ना, अकेला ये पानी नहीं आता, इस पानी में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, याद रखना। ये जो पानी घुस रहा है ना स्पॉन्जेस में ऑस्टिया के थ्रू, ये सिर्फ पानी नहीं है, इस पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें घुस रही हैं इसमें। कैसे? देखो, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर से। ये देखो, इस तरह से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, देखो इसमें क्या होता है ना, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो, ये जो आपकी कैनाल्स दिख रही हैं, ये कैनाल्स ऑस्टिया के बाद जो आ रही हैं, ये और ये जो स्पोंजोसील दिख रही है, स्पोंजोसील की जो दीवारें हैं, ये स्पोंजोसील तो ये है, ये इसकी दीवारें हैं। ये यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के सेल्स लगे होते हैं इस तरह से। मैं पूरी में बना नहीं रहा हूँ, ये यहाँ पर भी लगे हुए हैं, 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 हर जगह लगे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने पर्पल से दिखाया ना आपको, पर्पल, ये समझ जाओ, जो भी मैंने पर्पल से दिखाया वहाँ पर ये सेल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह के स्पेशल तरह के सेल्स लगे होते हैं। कैसे? ऐसे, देखो, इस तरह के स्पेशल तरह के यहाँ पर इस तरह से सेल्स लगे होते हैं, दिख रहे हैं? इनको क्या बोलते हैं? ये मैंने डायग्राम भी लाया इनका। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कॉलर सेल्स, या इनको बोलते हैं हम कोएनोसाइट्स। दो नाम होते हैं इनके, या तो इनको बोलते हैं हम कॉलर सेल्स, क्योंकि इनमें कॉलर माइक्रोविलाई का ना, ऐसे ये माइक्रोविलाई हैं। अगर आपको भी नहीं पता माइक्रोविलाई क्या है तो कोई नहीं, हम टिश्यू के चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू में। अभी समझ जाओ, ये माइक्रोविलाई हैं। तो माइक्रोविलाई का इसमें ऐसे कॉलर सा बना होता है, कोन शेप्ड इस तरह से माइक्रोविलाई का कॉलर बना होता है। इसका नाम क्या है? कॉलर सेल्स, या इनको हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। साइट्स मीन सेल्स, तो याद रखना, इनको हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं। कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट, दो नाम है इनके। तो इस तरह के स्पेशल तरह के सेल्स पड़े होते हैं। इन सेल में क्या होता है, एक फ्लैजिला भी होता है इस तरह से। देखो, मैं डायग्राम भी लाया हूँ, ये कॉलर है, देखो इन्होंने दिखाया भी, माइक्रोविलाई का एक कॉलर बना हुआ है, इसको इन्होंने कॉलर ही बोला है, देखो। और यहाँ पर देखो इस तरह से फ्लैजिला भी है, फ्लैजिलम, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका इस तरह से सेल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कोएनोसाइट। तो ये क्या करता है, देखो जैसे आपका पानी घुसा है, इसमें पानी घुसा, इस पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल्स भी अंदर जाएंगे जो इसके लिए फूड है ना। कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी अंदर जाएंगे जो इसके लिए फूड है, फूड पार्टिकल्स भी अंदर जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, फ्लैजिला क्या करते हैं, ये पानी का मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पानी को आगे आगे बहाएंगे और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इस कॉलर में फंस जाएंगे, समझ रहे हो। कैप्चरिंग ऑफ फूड गैदरिंग, फूड कैप्चरिंग, ये जो होते हैं ना फ्लैजिला, ये पानी को आगे मूव कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फ्लैजिला ना आगे पीछे मूव करते हैं इस तरह से, जैसे आपने कोई देखा हो, कैसे देखा होगा, देखो जैसे ये फ्लैजिला है, ये ना इस तरह से आगे पीछे मूव करते हैं। तो इस तरह से ये पानी को ना एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं, पानी को आगे मूव कराने का काम करते हैं।
ताकि पानी आगे मूव करे। फ्लैजिला आगे पीछे मूव करते रहेंगे तो पानी इनके साथ साथ आगे पीछे मूव करता आगे जाता रहेगा, मतलब समझ रहे हो, ये आगे जाएंगे तो पानी आगे जाएगा, फिर ये पीछे जाएंगे तो और पानी आगे जाएगा, ऐसे। तो पानी को बेसिकली मूव कराने का काम करते हैं ये फ्लैजिला। और पानी में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं या फिर जो पानी के साथ साथ फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो इन माइक्रोविलाई में फंस जाते हैं। ये जो माइक्रोविलाई का कॉलर बना हुआ है वो उसमें फंस जाते हैं। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये पानी को आगे बाहर है तो पानी तो आगे चला जाएगा, लेकिन इसमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इस कॉलर में फंस जाएंगे। फिर फाइनली होता क्या है, ये दिख रहा है, ये जो सेल है ये इसका फेगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। फेगोसाइटोसिस आपको पता है, ये जो सेल है इस तरह से फेगोसाइटोसिस करके इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर कर लेता है, ठीक है। फूड वैक्यूल में आ जाता है ये, जिस कारण से ये क्या होता है फाइनली इस तरह से ये जो फूड पार्टिकल है फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। अब फूड वैक्यूल में क्या होता है, इसका डाइजेशन होगा। देखो इनिशियली जो आपको ये सेल दिख रहा है कोएनोसाइट में इनिशियल कुछ डाइजेशन होता है पहले तो, ठीक है। फिर जो अभी भी अनडाइजेस्टेड बच गया वो थोड़ा बहुत, फिर वो जाता है, एक और सेल होता है इसी के साथ में अमीबोसाइट लगा हुआ, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ये फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ पर जो बची हुई डाइजेशन होती है वो होती है। इस तरह से यहाँ पर डाइजेशन होती है, इसलिए यहाँ पर जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि वो सेल के अंदर हो रहा है। यहाँ पर कोई हमारी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है कि जहाँ पर अपने आप एंजाइम्स डाले जा रहे हैं और वो अपने आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर फूड पार्टिकल जो हैं वो सेल्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर उनका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लाइसोसोम्स वगैरह के द्वारा, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनके द्वारा। वहाँ पर कोई कैविटी के अंदर एंजाइम्स नहीं डाले जा रहे हैं जैसे हमारे अंदर होता है, तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। दोबारा समझाता हूँ, देखो इसमें क्या होता है, कोएनोसाइट्स में इस तरह से फ्लैजिला लगे होते हैं, ये फ्लैजिला आगे पीछे मूव करते हैं जिस कारण से पानी के बहाव को आगे ले जाते हैं, ठीक है। और ये पानी को आगे ले जा रहे हैं और पानी में जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इन माइक्रोविलाई में फंस जाते हैं, ये जो कॉलर बना हुआ है माइक्रोविलाई का इसमें फंस जाते हैं। फिर ये क्या करता है, जो ये सेल है ये है मेन कोएनोसाइट आपका, ये क्या करता है, इसको एनगल्फ कर लेता है, इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू। इसको हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं फेगोसाइटोसिस को। कैसे होता है हम देखेंगे भाई, होता क्या है, जैसे एक ही सेल है, फेगोसाइटोसिस समझा रहा हूँ मैं क्या होता है। ये क्या करता है, अपने इस तरह से ना सूडोपोडियस निकालता है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स निकालता है अपने आगे, ऐसे जिस तरह से प्रोजेक्शंस निकालता है, जैसे फूड पार्टिकल आया ना उसके लिए ये इस तरह से 2 प्रोजेक्शंस निकालता है, फिर धीरे धीरे इन प्रोजेक्शंस को पास में लाता रहता है। जैसे फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे इन प्रोजेक्शंस को पास में लाता रहता है, फिर और पास लाएगा और पास लाएगा और पास लाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब इसकी दोनों प्रोजेक्शंस आपस में मिल जाएंगी। ये फेगोसाइटोसिस समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जैसे ये आया ना यहाँ पर, फाइनली क्या होगा, ये इतना पास में आएंगे, इतना जुड़ जाएंगे कि ये जो बना, ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिखा, इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, ये फाइनली इससे अलग हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसे कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, इसको बोलेंगे, जो ये बाहर दिख रहा है आपको ये फूड वैक्यूल है। इस फूड वैक्यूल के अंदर ये आपका फूड है, फूड पार्टिकल है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब ये फूड वैक्यूल आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका लाइसोसोम्स आकर, जो आपने पढ़ा ना सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, वो आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे और अपने एंजाइम्स इसके अंदर डाल देंगे, जो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ डाइजेशन तो इसके अंदर ही हो जाएगा कोएनोसाइट के अंदर, लेकिन सारा डाइजेशन यहाँ नहीं होता, जो बच जाता है फिर वो अमीबोसाइट के पास जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और फिर वहाँ पर बचा हुआ डाइजेशन होता है। फिर फाइनली वो जो उसके स्पॉन्जेस के बाकी के सेल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन जो है वो बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह से होता है यहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहे हैं। हमारे अंदर इंट्रा सेलुलर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जब हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या इस तरह से एक एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, सेल के अंदर नहीं जा रहा है हमारा खाना, इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंजाइम्स डाल दिए जा रहे हैं, जो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, उस फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमारा खाना किसी सेल के अंदर नहीं जा रहा, इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर। तो हमारी डाइजेशन सेल से बाहर हो रही है, कोई सेल के अंदर जाकर वहाँ पर एंजाइम डालकर नहीं हमें डाइजेस्ट किया जा रहा। हमारे पास एक कैविटी है, कैनाल है, जहाँ पर अपने आप एंजाइम्स को डाला जा रहा है ना, और ऑब्वियसली ग्लैंड्स वगैरह डाल रहे हैं, और उस कारण से क्या हो रहा है, हमारे पास
जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, हमारा जो फूड है उन एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है, तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। यहाँ पर इतना एडवांस्ड मैकेनिज्म नहीं होता, तो यहाँ पर जो होती है वो इंट्रा सेलुलर होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अभी हम देखेंगे सिलेंट्रेटा, वहाँ से आना शुरू होगा, इनमें इंट्रा सेलुलर होता है। तो देखो इसलिए इन्होंने बोला कि जो कोएनोसाइट्स होते हैं, तो देखो इस तरह से जो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता तो क्या फूड पार्टिकल क्या इसके अंदर जाता? क्योंकि अगर पानी ना जाता, पानी के साथ ही तो फूड पार्टिकल अंदर जा रहे हैं इसमें, तो उस कारण से तो ये उसको गैदर कर पा रहा है, उसी कारण से तो फूड पार्टिकल को वो कैप्चर कर पा रहा है, क्योंकि अगर अंदर जा रहा है तभी तो कैप्चर करेगा फूड पार्टिकल को, और वो अंदर ही पानी के साथ जा रहा है। तो इस तरह से आपका वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है ना। देन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता है। देखो अकेला पानी नहीं जा रहा ना, पानी के साथ साथ जो उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी तो जा रही है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा बाहर, जो है ना CO2 है वो बाहर छोड़ देगा, और जो पानी में ऑक्सीजन है वो ले लेगा। तो इस तरह से जो पानी अंदर जा रहा है उससे ऑक्सीजन ले रहा है और उसमें CO2 छोड़ रहा है, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो रहा है। अगर पानी अंदर जाता ही ना तो ऑक्सीजन भी अंदर ना जाता उसके साथ साथ, जिस कारण से एक्सचेंज ना हो पाता। तो इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये पता क्या करता है, ये अपना सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इसी पानी में डाल देता है। मतलब जैसे पानी आया इसके अंदर, स्पॉन्जोसील में पानी आया, इसी अपना सारा का सारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सारा का सारा इसमें डाल देता है, इस पानी में डाल देता है, और ये पानी फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से उसका रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो जाता है। समझ रहे हो, इसको किडनीज वगैरह की जरूरत ही नहीं है, ये सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट इस पानी में डाल देगा, और फिर ये पानी जो है जो थोड़ा गंदा है, जिसमें CO2 है, गंदा वेस्ट है, वो फिर इससे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो गया। अगर पानी अंदर जाता ही ना तो अपना वेस्ट भी उसमें ना डाल पाता, जिस कारण से रिमूवल ऑफ वेस्ट भी ना होता। तो इस तरह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन चीज़ों में हेल्पफुल होता है। फिर वो यही कह रहे हैं, देखो वो समझा रहे हैं कि कैसे वो फूड गैदरिंग वगैरह में हेल्प करता है। तो देखो जो कोएनोसाइट्स होते हैं, जो कोलर सेल्स होते हैं, वो लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को एंड कैनाल्स को। मैंने भी तो ये समझाया, जो कैनाल्स हैं, ये जो स्पॉन्जोसील है, ये इनको कौन लाइन करते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कोएनोसाइट्स या कोलर सेल्स कहते हैं, ये लाइन करते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, ये कोएनोसाइट्स ही पार्शियल डाइजेशन करते हैं और बाकी की जो है वो अमीबोसाइट करते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होती है, क्योंकि इनके पास ऐसे एलिमेंट्री कैनाल करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं होते जहां पर अपने आप एंजाइम्स डाल दिए जाएं, नहीं। दूसरी बात देखो, अगर हम बात करें स्केलेटन मेडअप ऑफ, इनके हम स्केलेटन की बात करें, इनका स्केलेटन किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। देखो कैसे होता है, देखो ये देखो, मैं थोड़ा सा ना साफ कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। मैं ना 2 में दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाना कि सब में ही हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। देखो इस तरह के ना चावल जैसे से स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे चावल नहीं होते, चावल इस तरह से, इनको बोलते हैं हम स्पिक्यूल्स। ये कोई कोई ऐसे भी होता है, ठीक है, कोई कोई ऐसे होगा, कोई कोई ऐसे भी हो सकता है। चावल जैसे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जैसे चावल जितना छोटा चावल होता है वैसे से इतने ही छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे से ये होते हैं स्पिक्यूल्स। ये पूरे में होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, ये इसका स्केलेटन बनाते हैं। इस तरह के होते हैं स्पिक्यूल्स, और बीच में ऐसे धागे धागे भी पड़े होते हैं जो कि आपके स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, धागे धागे भी पड़े होते हैं बीच बीच में। इस तरह से इसका स्केलेटन बनाते हैं, इसको शेप देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये स्केलेटन जो है इसको सपोर्ट दे रहा है, इसको एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स नाम के 2 चीज़ें होती हैं इसमें जो इसका स्केलेटन बनाते हैं। मैं डायग्राम भी लाया, देखो इस तरह के इसके स्पिक्यूल्स हैं, दिख रहे हैं स्पिक्यूल्स, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। ये इसके स्पिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके स्पिक्यूल है, ये भी इसके स्पिक्यूल हैं, ठीक है। और इस तरह से इसमें स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं आपके, ठीक है, स्पॉन्जिन थ्रेड्स भी होते हैं आपके। तो इस तरह से आपका होता है, ये कंप्लीट डायग्राम नहीं, इसमें स्पॉन्जिन थ्रेड्स नहीं बनाए इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से होता है आपका, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक मेल अलग होगा एक फीमेल स्पॉन्ज अलग होगा, नहीं, एक ही पोरीफेरा एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों एग भी बनते हैं और स्पर्म्स भी बनते हैं, यानी वही मेल भी है और वही फीमेल भी है। यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस जो होते हैं वो तब सेपरेट होते हैं जब हम एस्केलमेंथिस की बात करते हैं, एस्केलमेंथिस से सेक्सेस सेपरेट होने शुरू होते हैं, ये याद रखो बस। तो एस्केलमेंथिस से जितने भी पहले हैं उन सब में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इनके बाद जितने भी हैं उन सब में आपका सेक्सेस सेपरेट है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एस्केलमेंथिस इज द मेन पॉइंट। एस्केलमेंथिस जो है वहां से सेक्सेस सेपरेट होने शुरू होते हैं, तो इनमें सेक्सेस अभी सेपरेट नहीं है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देखो जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते उनके लिए हम कुछ टर्म्स बोलते हैं, जैसे उनके लिए हम बोलते हैं मोनोइशियस, कि ये क्या मोनोइशियस है, ये क्या है हर्माफ्रोडाइट है, ये क्या बाइसेक्सुअल है। 3 टर्म्स बोलते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, तीनों के यही मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग्स एंड स्पर्म्स दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, तो यानी अगर मैं एक स्पॉन्जो आपका स्पॉन्जेस बनाऊँ, एक मैं पोरीफेरा बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, इसमें आपके वो होंगी ऑस्टिया एंड कैनाल्स, तो देखो इसमें क्या होगा, इसी में आपके एग्स भी बन रहे हैं और इसी में आपके स्पर्म्स भी बन रहे हैं, इस तरह से होता है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों बन रहे हैं। तो यहाँ पर एज सच मेल और फीमेल अलग अलग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पॉन्जीज की, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर मान लो एक और स्पॉन्ज होगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से, मैं इसको रिसाइज तो नहीं कर सकता, चलो मैं यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक और स्पॉन्ज है यहाँ पर, ठीक है, देखो, अरे अटक गया, देखो मान लो यहाँ पर एक और स्पॉन्ज है, ठीक है, इस तरह से एक और स्पॉन्ज है, यहाँ पर भी क्या होंगे, एग बनेंगे और यहाँ पर भी स्पर्म बनेंगे। देखो ऑटोगैमी तो सपोर्ट नहीं करते ना नेचर, तो इस तरह से क्या होगा, मान लो इस तरह से एक और, यहाँ पर एक के जो स्पर्म्स है वो यहाँ से निकलेंगे और ये दूसरे में जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर ही इन एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है। आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है दूसरा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से स्पर्म्स निकले, यहाँ से ओवा आए और वो पानी में जाकर इस तरह से फर्टिलाइज कर रहे हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें जो होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है। तो जैसे यहाँ से जो मेल गैमेट है वो यहाँ से निकले और वो क्या करेंगे, वो इस तरह से दूसरे पोरीफेरा की बॉडी में गए, देखो अपनी उस इसमें भी फ्यूज़ कर सकते हैं, पर इतना वो सपोर्ट नहीं करती नेचर, ऑटोगैमी इतना सपोर्ट नहीं करती। तो इस तरह से क्या होंगे, ये दूसरे में जाएंगे और इसके जो ओवा हैं उनको जाकर फर्टिलाइज कर देंगे और इस तरह से जाइगोट बना देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है। तो इस तरह से गैमीट्स के थ्रू ये सेक्सुअली एक तो करते हैं रिप्रोड्यूस, और जो स्पॉन्जेस होते हैं ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। इनका ना एक हिस्सा टूट जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा पानी में, ठीक है, फिर ये इससे नया स्पॉन्ज उग जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि एक टुकड़ा टूटा उससे पूरा स्पॉन्ज नया बन गया। दूसरा इसमें बडिंग भी होती है, बडिंग के थ्रू भी होती है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये बर्ड्स बने होते हैं इसमें अच्छा सा डायग्राम है नहीं, देखो इसमें हल्का सा आपको दिख रहा होगा ये बर्ड सा, ठीक है, तो इनमें बर्ड्स के थ्रू भी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा इनमें ना जेम्यूल नाम की भी एक चीज़ होती है, ये देख रहे हैं जेम्यूल, इनको मैं लिखना भूल गया, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखे। इनमें ना जेम्यूल फॉर्मेशन भी होती है। ये जेम्यूल क्यों होते हैं, ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं, ये ना इंटरनल बर्ड्स होते हैं। ये कब बनते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई या फिर, है ना, देखो होता क्या है, ये क्या करते हैं, जैसे प्लांट है, ये आपका स्पॉन्ज है, ये क्या करता है, कुछ इंटरनल बर्ड्स भी बनाता है जिनको बोलते हैं जेम्यूल, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, जेम्यूल बना लेता है। ये क्या होता है, इंटरनल बर्ड। एक तो है एक्सटर्नल बर्ड, वो तो ठीक है, एक होते हैं इंटरनल बर्ड जिनको बोलते हैं जेम्यूल, एक होते हैं जेमाकप। जेमाकप से इनको कंफ्यूज नहीं करना, जेमाकप हमने पढ़ा लीवर वॉर्ट्स में, यहाँ पर बनते हैं जेम्यूल। होता क्या है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पॉन्ज है तो मर जाएगा, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब यही है कि वो फेवरेबल नहीं है उसके लिए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जेम्यूल सर्वाइव कर जाएगा, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, तो ये वहाँ पर रह जाएगा, ये बॉडी मर जाएगी, स्पॉन्ज मर जाएगा, लेकिन ये जो जेम्यूल है ये बच जाएगा।
ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इस जेम्यूल से पूरा का पूरा स्पॉन्ज वापस से बन जाएगा। तो ये जेम्यूल फॉर्मेशन भी इनमें देखने को मिलती है आपको। तो इसके थ्रू भी ये आपका रिप्रोड्यूस करता है एक तरह से। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसी है, मैंने बताया इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपकी लार्वा की स्टेज बनती है ना, देखो हम में क्या होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हमें लार्वा नहीं बनता, ऐसा नहीं कोई लार्वा बन रहा है। हमें क्या होता है एम्ब्रियो होता है, फिर एम्ब्रियो से सीधा आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है, कोई लार्वा नहीं बनता है हमारे अंदर। ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो जब हम जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं उनमें कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती है ना, जाइगोट से भी कोई लार्वा नहीं बनता है। तो हमारे अंदर कोई लार्वा फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। अगर लार्वा स्टेज आपको देखने को मिले, लार्वल स्टेज अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलती है तो इस कारण से यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप इसको कहते हो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लार्वल स्टेज अगर है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, लार्वल स्टेज नहीं है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर लार्वा स्टेज है तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और एक लार्वा कैसा होता है, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम दी एडल्ट, यानी एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अलग से एक लाया व्यू पिक्चर, देखो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है कि इसमें क्या हो रही है, इस तरह से मेल गैमीट यहाँ पर अंदर गया, इसने एग को फ्यूज़ किया और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई जिससे जाइगोट बना। तो यहाँ से देखो यहाँ पर लिखा भी है कि रिलीजिंग द लार्वा, तो यहाँ से लार्वा निकल जाएगा, जाइगोट से लार्वा बनेगा, लार्वा फिर निकल जाएगा। ये जो लार्वा होता है ना ये फ्री स्विमिंग होता है, वहीं स्पॉन्ज जो होता है, एडल्ट जो होता है स्पॉन्ज, वो आपका सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये देखो लार्वा है, ये स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है। तो इस तरह से हवा, ये पानी में उड़ रहा होता है, फ्री स्विमिंग कर रहा होता है। लेकिन आपको जो स्पॉन्ज होता है वो इस तरह से ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। तो वो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेल गैमीट गए, इस एग को फर्टिलाइज किया, यहाँ से जाइगोट बना, इससे लार्वा बना। ये लार्वा अभी फ्री स्विमिंग है, बाद में जाकर ये क्या करेगा, इस तरह से जो इसका धरातल है, ये जो ओशन की धरातल है, इसमें जाकर ये बैठ जाएगा और यहाँ से एक सेसाइल पोरीफेरा बना देगा, जो कि वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, धरती के साथ जो आपका बेस है, ओशन का जो बेस है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, मॉर्फोलॉजी नहीं बाहर से देखने में भी लार्वा देखो कितना अलग दिख रहा है पोरीफेरा से। ठीक है, साइज वगैरह में भी। उसके अलावा देखो ये फ्री स्विमिंग है, ये बह रहा है, लेकिन आपका स्पॉन्जेस एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली कितना डिस्टिंक्ट है ये एडल्ट से। उसके अलावा देखो ये चीज़ें आपको देखने को मिल गई। अब देखो नेक्स्ट हम ये बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल्स क्या, हमें 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, उनमें से 2 एग्जाम्पल्स में तो स्पॉन्ज आ ही रहा है, तो याद रखने की ऐसे कुछ है नहीं। देखो स्पॉन्जिला में भी स्पॉन्ज आ रहा है और यू स्पॉन्जिया में भी स्पॉन्ज आ रहा है, दोनों में स्पॉन्ज आ रहा है। ठीक है, और जिसमें नहीं आ रहा है वहाँ पर स्पॉन्ज का एस आ रहा है, तो साइकोन में भी देखो एस आ रहा है ना। तो 2 में तो स्पॉन्ज आ ही रहा है स्पॉन्जिस का, और वहीं जो तीसरा उसमें स्पॉन्ज नहीं आ रहा पर स्पॉन्जिस का एस भी आ रहा है। ठीक है, तो साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, 3 नाम है, इसको आप याद रख लो। यू स्पॉन्जिया को आप ऐसे समझ लो, यू का मतलब होता है ट्रू, स्पॉन्ज यानी स्पॉन्ज, यानी जो ट्रू स्पॉन्ज है, यानी जो स्पॉन्ज का काम कर रहा है, तो यानी ये बात स्पॉन्ज इसी को बोलते हैं। इसको याद करने को आप ऐसे याद कर सकते हो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हम आगे इसकी और एग्जांपल्स की ट्रिक्स देखेंगे जो और फाइलम पढ़ेंगे उनमें, क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल्स है तो वैसे ही याद हो जाते हैं बार बार अगर आप बोलोगे। तो यू यानी ट्रू, स्पॉन्जिया यानी स्पॉन्ज, यानी जो ट्रू स्पॉन्ज है, जो स्पॉन्ज का सही काम कर रही है, यानी जो वैसे काम आ रही है जो स्पॉन्ज की तरह जो काम आती है, तो विच इज़ बाथ स्पॉन्ज, इसी को आप बाथ स्पॉन्ज बोलते हो, क्योंकि ये पहले के समय में यूज़ की जाती थी फॉर एज अ स्पॉन्ज इन बाथिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जो होती है इसी को आप फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद रख लो, इसमें क्या है गीला, तो गीला गीला क्या होता है पानी, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी इसको बोलते हैं, याद रखना। जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्जिला। और साइकोन इज साइफा, साइकोन इज साइफा। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया है, जैसे साइकोन है ना, सी को इधर ले गए, वाई को इधर ले गए, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, साइफा बन गया। दिख रहा है, इसको आप ऐसे याद रख लो, आपको ना लेटर्स को अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। जैसे साइकोन में क्या है, इस तरह से वाई सी आ रहा है, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, तो ये क्या बन गया, एस सी वाई, तो एस सी वाई से क्या बन जाएगा, स्काइफा, ये साइफा। ठीक है, तो याद रखना साइकोन इज साइफा।
तो 3 एग्जाम्पल हम याद रखते हैं, साइकॉन विच इज साइफा, स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया विच इज पाथ स्पॉन्ज। ये 3 इनके डायग्राम भी दे रखे हैं। देखो ये आपका यू स्पॉन्जिया है, दिख भी रहा है ना बाथ स्पॉन्ज की तरह। ये आपका क्या है, ये आपका साइकॉन है एंड दिस इज योर स्पॉन्जिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हमारा पोरीफेरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ते हैं वो आती है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को ही हम नाइडेरियंस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है नाइडेरिया। ठीक है, इसका इसलिए नाइडेरिया, देखो इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास क्या होता है, कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं विच आर स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंग का मतलब होता है डंक, डंक मारने वाले इसमें सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफेंस के लिए या फिर प्रे को कैप्चर करने के लिए क्या करते हैं, डंक मारते हैं। तो इनको बोलते हैं हम स्टिंगिंग सेल्स। इनका नाम होता है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। तो नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स ये क्या होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। और इन्हीं सेल्स के नाम पर, क्योंकि इसके पास ऐसे सेल्स होते हैं, इसका नाम नाइडेरिया पड़ा है। तो नीडो नाइडेरिया ऐसे याद रख लो। तो स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होते हैं, जिनके नाम पर इनका नाम नाइडेरिया पड़ा है, क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, जो आपके सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, यानी ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते, आपको ज़मीन पर नहीं देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एक्वेटिक है जैसे आपकी स्पॉन्जेस हैं। देखो लाइफ हमेशा पानी से शुरू हुई है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी है, लाइफ हमेशा पानी से शुरू हो गई। तो शुरू के देखो एल्गी भी आपको सिर्फ पानी में देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे ज़मीन पर आया। ऐसी एनिमल्स में भी यही है, आपको सबसे बेसिक एनिमल्स पानी में देखने को मिलेंगे और फिर वो धीरे धीरे ज़मीन पर आएंगे। हालांकि हम देखेंगे हेमिकोर्डेटा जो बहुत बाद में आता है वो भी पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मेराइन है, इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो बीच बीच में ऐसा होगा कि एक्सक्लूसिवली मेराइन हो जाएंगे फिश ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे आगे बढ़ती गई तो वो लैंड की टुवर्ड्स बढ़ती गई। शुरू में वो पानी में ही थी, तो इस तरह से ये भी एक्वेटिक ही है। ये मोस्टली मेराइन होते हैं, है ना। आप देखो जो जेलीफिश वगैरह होती हैं, है ना, जो आपके ये होते हैं विच इज़ एडेम्शिया, आपका सी एनिमनी जो होता है, तो ये आपको मेराइन ही देखने को मिलते हैं, कोई आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलते हैं मोस्टली। क्या ये तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। 3 आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो आपके टीनोफोरा से वो शुरू होएगा। यहाँ पर आप याद रख लो मोस्टली मेराइन होते हैं, कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं हालांकि इसमें, जैसे हाइड्रा वगैरह आपको फ्रेश वाटर में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये मोस्टली मेराइन होते हैं। जो आपके टीनोफोरा होता है ना, वहाँ से वो आपका एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। 3 आपको एक्सक्लूसिवली मेराइन में आपको याद रखना टीनोफोरा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हैं हेमिकोर्डेटा जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है, जो बिल्कुल समुद्र में ही मिलेंगे, वो फ्रेश वाटर में कोई भी नहीं मिलेगा। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने, ये 3 ही हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो याद रखना ये मोस्टली मेराइन होते हैं। ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और ससाइल भी हो सकते हैं। ससाइल का मतलब होता है सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए, और फ्री स्विमिंग है जो पानी में से फ्रीली स्विम कर रहे हैं। तो दोनों हो सकते हैं। स्पॉन्जेस तो एक्सक्लूसिवली ससाइल थे, लेकिन ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और ये ससाइल भी हो सकते हैं। कुछ फॉर्म्स इनकी फ्री स्विमिंग होती हैं और कुछ फॉर्म्स इनकी ससाइल होती हैं। अच्छा, ये जो है रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। आपके जो पोरीफेरेंस थे वो कैसे थे, एसिमेट्रिकल। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो आपके ये होते हैं विच आर सिलेंट्रेटा, आपके इकाइनोडर्मेटा, ये सब कैसे होते हैं, जो आपके टीनोफोरा, ये आपके कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो इनमें आपको रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स देखने को मिलते हैं, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अभी इस पे आएंगे हम दो वापिस। देखो अगर इनमें हम बात करें, नीडोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। देखो नीडोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इस तरह के स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। दिख रहे हैं ये मैं नीडोब्लास्ट का या नीडोसाइट का आप कह सकते हो डायग्राम लाया हूँ। इनके पास क्या होते हैं, इस तरह से स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इस तरह से दिख रहे हैं, येलोइश ऑरेंज कलर का एक कैप्सूल होता है, इसको बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट। याद रखना है आपको कि जो नीडोब्लास्ट होते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, एनसीईआरटी कहती है इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पे एंड बॉडी पर। ये जो पूरे के पूरे जो नीडोब्लास्ट होते हैं इसके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखो इनमें क्या होते हैं, इस तरह से टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपको ये एडेम्शिया है या फिर हाइड्रा है, तो इनमें इस तरह से ना टेंटिकल्स होते हैं, इस तरह से टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं और यहाँ पर ही आपके नीडोब्लास्ट लगे होते हैं। यहीं पर आपके नीडोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं, जो आपके नीडोसाइट्स होते हैं वो लगे होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो लगे होते हैं। इसलिए जो टेंटिकल्स होते हैं खाना पकड़ने में, प्रे कैप्चरिंग करने में,
है ना। और उसके अलावा जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तभी तो आप बोलते हो जेलीफिश के कभी भी टेंटिकल्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में आपके स्टिंगिंग सेल्स लगे होते हैं। अभी हम देखेंगे जेलीफिश के टेंटिकल्स को टच करते हैं तो उससे क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं, है ना, पेनफुल रैशेज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्यों? क्योंकि उनके जो टेंटिकल्स होते हैं, या फिर वैसे भी जो इनके टेंटिकल्स होते हैं, आपके जो नाइडेरियंस होते हैं, जो सिलेंट्रेटा होते हैं, इनमें स्टिंगिंग सेल्स लगे होते हैं और इनकी बॉडी में भी थोड़े बहुत लगे होते हैं। लेकिन मेनली इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, उनमें यहाँ पर आपके निडोसाइट्स या निडोब्लास्ट लगे होते हैं, जो आपके स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। और ये क्यों स्टिंगिंग होते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है विच इज़ नोन एज नेमेटोसिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी, निडोब्लास्ट जो होते हैं दे आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। मैंने बताया तो ये इस तरह से टेंटिकल्स में लगे होते हैं। तो क्या करते हैं, प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं ये। अगर आपको किसी सरफेस पे चिपकना है, एनकरेज करना है, तो उसमें हेल्प करते हैं। एंड डिफेंस में हेल्प करते हैं। कैसे? देखो ये क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके स्टिंगिंग सेल्स दिखाए हैं इन्होंने, निडोसाइट्स दिखाए हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ टेंटिकल। तो देखो ये क्या करते हैं, इनमें इस तरह से ओपर्क्यूलम है वो क्लोज्ड है। ठीक है। ये इसका ट्रिगर होता है, एक इसमें ट्रिगर होता है इस तरह से, एक इसमें ट्रिगर होता है, एक इसमें ओपर्क्यूलम होता है। ठीक है। जो किस कैविटी में खुलता है, जिसमें इस तरह से आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, कॉल्ड थ्रेड ट्यूब पड़ी होती है। एंड इस तरह से आपको होता है, तीन चीज़ें होती हैं, आपको याद नहीं करनी, मैं ऐसे आपको एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि कैसे कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करता है। तो क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ट्रिगर होता है, ओपर्क्यूलम होता है, जैसे आपको दिख रहा है ओपर्क्यूलम है, ओपर्क्यूलम होता है, एंड इस तरह से एक थ्रेड लाइक ट्यूब होती है। इस ओपर्क्यूलम के अंदर एक इस तरह से एक बोरी सी लगी होती है, सैक सा बना होता है, और इसके अंदर इस तरह से थ्रेड होता है। तो होता क्या, जैसे ही प्रे आया, प्रे कॉन्टैक्ट में आया इस ट्रिगर के, तो इस ट्रिगर, इसका नाम ही है देखो ट्रिगर, इसका नाम ट्रिगर ही क्यों रखा गया है, क्योंकि भाई ये जल्दी ट्रिगर हो जाता है ना, ये जल्दी, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो जैसी प्रे ने इस ट्रिगर को टच किया तो इसको पता चल जाता है कि हाँ मेरे कांटेक्ट में कुछ तो आया है, मुझे इसको मारना है। यही रीज़न है कि अगर आप भी टेंटिकल्स को टच कर दोगे तो आपको भी डंक मार देगा ये। ठीक है। जैसे आप जेलीफिश के देखते ही होते हैं, कभी देखना वीडियो, जेलीफिश जो होती है वो भी अटैक करती है। इससे कहीं फॉरेन में आप जाओगे ना, वहाँ बीचेस पे लिखा भी होता है कि यहाँ पर आप डीप में मत जाना, क्योंकि यहाँ पर जेलीफिशेस वगैरह हैं वो अटैक कर सकती हैं। तो कैसे अटैक करेंगी, क्योंकि आप इनके ट्रिगर के कॉन्टैक्ट में आओगे। इनके टेंटिकल्स में क्या होते हैं, निडोब्लास्ट है, निडोब्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज ट्रिगर। ट्रिगर बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे ही आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके कांटेक्ट में आया, फॉरेन पार्टिकल उसके कांटेक्ट में आया, तो ये क्या होता है, ओपर्क्यूलम जो बंद था ये खुल जाता है, ओपर्क्यूलम ओपन, ये ढक्कन जो लगा होता है खुल जाता है, ये ढक्कन की तरह होता है, ढक्कन बंद है, ढक्कन खुला, और ये जो थ्रेड होता है इसके अंदर, मैं हटा देता हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, जिसके अंदर थ्रेड होता है वो खुल जाता है। ये दिख रही है थ्रेड, ये दिख रहा है थ्रेड इसमें, ये इस तरह से जो लिपटा हुआ थ्रेड है, ये जैसी ओपर्क्यूलम खुला ये थ्रेड बाहर आता है, बिल्कुल इस तरह से देखो, ये पूरा का पूरा थ्रेड इस तरह से बाहर आता है और उस प्रे को क्या करता है, उसके चारों तरफ लिपट जाता है, उस प्रे के चारों तरफ लिपट जाता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह से ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन ये समझने के लिए कि हाँ ये ऐसा होता है, इसमें इस तरह से प्रे को कैप्चर करता है। तो इस तरह से टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स लगे होते हैं, जिनमें ऐसा मैकेनिज्म होता है, उनमें ट्रिगर होता है। ट्रिगर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी, चाहे फिर वो कोई उनका फूड पार्टिकल आया, कोई उनका प्रे आया, या फिर चाहे हम ही क्यों ना आए, डिफेंस भी तो लिखा है ना यहाँ पर, अपने प्रोटेक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हम फॉरेन पार्टिकल है, उसके लिए हम उसको हानि पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे उसको टच करेंगे, उसके ट्रिगर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो ये जो धागा है ना, ये क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से निकल के वो क्या करेगा, चारों तरफ घूम जाएगा। ठीक है। और इस तरह से उस प्रे को कैप्चर कर लेगा। ये ओपर्क्यूलम खुला, ये ढक्कन खुला, ढक्कन से जो धागा था ये बाहर आया, जैसे आपने चाबुक निकालो, इस तरह से बाहर आता है ये, और उस प्रे को चारों तरफ से लपेट देगा। ठीक है। इस तरह से इसने प्रे कैप्चर कर लिया। देखो डिफेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है। डिफेंस में भी हेल्प करता है। इवन आपको पता नहीं, कुछ कुछ ना रिलीज भी करते हैं, जैसे इन्होंने इस तरह से लपेटा, फिर ये कुछ कुछ ना अपनी सिक्रीशंस भी डाल देते हैं, तभी तो आपको रैशेस वगैरह देखने को मिलते हैं। ये कुछ अपनी सिक्रीशंस भी डाल देते हैं, कुछ इनमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं।
इस तरह से होता है। एनकरेज में भी हेल्प करते हैं, यही जो नीडोब्लास्ट होते हैं ये अगर किसी चीज़ से चिपकना है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, एनकरेज में भी हेल्प करते हैं। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, इनमें कैसा लेवल ऑफ सिमेट्री, देखो वो हमने देख लिया, इनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। उसके अलावा इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल आपको 2 ही में देखने को मिलता है, एक तो नाइडेरियंस या सिलेंट्रेटा में और दूसरा टिनोफोरा में। तो इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल हमने पढ़ा। इनमें आपको डिप्लोब्लास्टिक नेचर देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर आपको 2 ही जर्म लेयर्स मिलेंगी, है ना। सिलेंट्रेटा में भी ऐसे हो रहा था, टिनोफोरा में भी ऐसे हो रहा था। प्लेटीहेलमिन्थेस से 3 जर्म लेयर्स आनी शुरू होंगी, है ना, लेकिन वहां पर फिर सिलोम नहीं मिलेगी। तो इस तरह से होता है आपका। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। देखो इनमें क्या होता है, इस तरह से होता है। देखो इनमें इस तरह से, जैसे मैंने एक हाइड्रा का एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया है, ये हाइड्रा है एक तरह से। देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से माउथ है, ये माउथ ना ऐसी नहीं होता, एक ना उठे हुए स्ट्रक्चर के ऊपर आपका माउथ लगा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोस्टोम। मतलब इस तरह से होता है, जैसे ये आपका ये है हाइड्रा, इसमें ऐसे कुछ उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, फिर जाके आपका माउथ होता है। समझ रहे हो, एकदम से ऐसे नहीं आता कि ये हाइड्रा है और ये आपका माउथ आ गया। तो ये इस तरफ हाइड्रा पे नहीं है, सभी सिलेंट्रेटा के ऊपर लागू होता है कि ऐसा नहीं है सीधा माउथ आ गया, नहीं, इस तरह से एक उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम, फिर आपको उस उठे हुए स्ट्रक्चर के ऊपर माउथ होता है। ठीक है, इसलिए तो याद रखना, हाइपो का मतलब होता है बिलो, स्टोम यानी माउथ। तो जो माउथ के नीचे उठा हुआ स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोस्टोम। हाइपो यानी बिलो, नीचे, स्टोम यानी माउथ। तो माउथ के नीचे जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम। ठीक है, सिंगल ओपनिंग होती है, हमने पढ़ा था इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यानी इनमें एक ही ओपनिंग है, वही माउथ की तरह एक्ट करिए, वही एनएस की तरह एक्ट करिए, खाना इसी ओपनिंग से अंदर जाएगा, इसी ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी देखने को मिलेगी। तो दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, तो इस तरह से होगा इनमें, ये माउथ या एनस है जो एक ही ओपनिंग है, और ये आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इससे खाना अंदर गया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत एंजाइम्स जो बाहर डाल दिए जा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो गया थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर आना डाइजेशन, थोड़ा यहाँ पर बाहर एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन होएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म जो है, डाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है इनमें। तो अभी थोड़ा बहुत तो बाहर हो गया, बाकी का जो बच गया फिर वो वापस जिनमें सेल्स जो होते हैं उनमें डाइजेशन होएगा, तो इंट्रा सेलुलर होएगा। और फिर फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाल देंगे यहाँ पर इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, वो इसी ओपनिंग के थ्रू जो एनएस की तरह भी एक्ट करेगा, माउथ की तरह भी एक्ट करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से समझो, इनमें क्या होता है, एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, दिख रही है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये इसमें कैसे देखने को मिलेगी ये, है ना, ये नाइडेरियंस में कैसे देखने को मिलेगी, ऐसी देखने को मिलेगी। देखो मैंने बनाई भी है, इस तरह से देखने को मिलेगी, इस तरह से देखने को मिलेगी। ये आपका नाइडेरिया है मान लो, इस तरह से देखने को मिलेगी। तो इनमें इस तरह से सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी जिसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, जो माउथ की तरह भी एक्ट करेगी, एनएस की तरह भी एक्ट करेगी, और ये ऐसी नहीं होगा सीधा, ये हाइपोस्टोम के ऊपर होगा माउथ। ये माउथ जो है एक उठे हुए स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, ठीक है, एक पोडियम के ऊपर होगा जिसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम। तो इनमें डाइजेशन कैसी है, इनमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों है। तो याद रखना, स्पॉन्जेस में सिर्फ इंट्रा सेलुलर होती है, इनमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होती है। ठीक है, इनमें इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो कुछ आपके पास ऐसे नाइडेरियंस भी होते हैं जैसे कि कोरल्स, कोरल रीफ आपने पढ़ा है, कोरल रीफ, कोरल्स इस तरह से दिखते हैं, वो मैं डायग्राम भी लाया हूँ। दे हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स क्या होते हैं, पॉलिप फॉर्म ही होती है। पॉलिप क्या होते हैं, देखो मैं बताऊँगा, अभी बता ही देता हूँ, पहले समझो। ये देखो ये क्या होते हैं, ये ऐसे फॉर्म होते हैं। पॉलिप किसको बोलते हैं हम, जो सेसाइल होते हैं, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए हैं, जो फ्री स्विमिंग नहीं होते। तो इस तरह से ना ये धरातल के साथ चिपके हुए ही होते हैं जो कोरल्स होते हैं, इस तरह से। पॉलिप अभी रहने दो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हम ये नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं पॉलिप क्या होता है। अभी इसको आप ऐसे समझो, कोरल्स क्या होते हैं, वो इस तरह से ना ज़मीन के साथ चिपके हुए होते हैं, समुद्र की जो ज़मीन होती है, धरातल होती है, उसके साथ चिपके हुए होते हैं। और इनमें क्या होता है, इस तरह से ना कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो रखी होती है, इस तरह से
कैल्शियम कार्बोनेट की जो होती है वो डिपोजिशन हो रखी होती है इस तरह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट वाइट सी डिपोजिशन हो रखी होती है इनके ऊपर ऐसे। तो इनको बोलते हैं हम कोरल रीफ, कोरल। तो सम ऑफ द नाइडेरियंस, जैसे कि वो कह रहे हैं कोरल्स, इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है, इनका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इनमें क्या होता है, जैसे कोरल्स में क्या होता है, ये आपके ज़मीन के साथ जुड़े हुए ही होते हैं। जो आपका समुद्र की धरातल होती है, जो उसका बेस होता है समुद्र का, उसी पे होते हैं ये चिपके हुए। और इनके ऊपर क्या होता है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो रखी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट वाइट सी इनके ऊपर डिपोजिशन सी जमा हो रखी होती है। तो इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, याद रहेगा। देखो नाइडेरियंस क्या होते हैं, ये दो बेसिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। हमने बोला था ना कि हमारे जो नाइडेरियंस हैं वो फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और वो सेसाइल भी हो सकते हैं। एक बात पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ी थी। तो याद रखना नाइडेरियंस जो होते हैं दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्पॉन्जेस तो सिर्फ धरती पर जुड़े हुए थे, लेकिन ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और ये सेसाइल भी हो सकते हैं, धरती के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है पॉलिप फॉर्म, एक होती है मेड्यूसा फॉर्म। जो धरती के साथ चिपके हुए होते हैं, जो सेसाइल होते हैं, वो आपकी पॉलिप फॉर्म होती हैं। तो कुछ होते हैं जो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नाइडेरियंस, और कुछ होते हैं जो मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो फ्री स्विमिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक है मेड्यूसा और एक है पॉलिप। मेड्यूसा फॉर्म कैसी है, ये अम्ब्रेला शेप्ड है। जैसे आपकी जेलीफिश देखी है आपने, जेलीफिश कभी देखी है, जेलीफिश कैसे सुंदर सी अम्ब्रेला जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इस तरह से अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं जो आपके मेड्यूसा होते हैं ना, ये इस तरह से अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। इनमें ये टेंटिकल्स हैं जो दिख रहे हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसकी बॉडी है अम्ब्रेला शेप्ड, ये इसमें टेंटिकल्स लगे हुए हैं। और इस तरह से इसमें देखो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये ओपनिंग माउथ है इसमें। तो इस तरह से देखो ये फ्री स्विमिंग है, ये पानी में स्विम करते हैं, ये धरती पे चिपके हुए नहीं होते, पानी में फ्रीली स्विम करते हैं। और ये अम्ब्रेला शेप्ड है, इस तरह से देखो अम्ब्रेला शेप्ड है। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मेड्यूसा फॉर्म। तो कुछ नाइडेरियंस मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो फ्री स्विमिंग होते हैं, वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, इस तरह से दिखते हैं। और कुछ होते हैं जो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो धरती के साथ ऐसे चिपके हुए हैं, सेसाइल हैं, धरती के साथ जुड़े हुए हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड हैं। इनमें ये जो है, ये देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ, देखो ये जो है इनमें टेंटिकल्स हैं, ये इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आ गई, ये सिंगल माउथ आ गया, ये इनमें टेंटिकल्स हैं। इस तरह से ये टेंटिकल्स हैं इनमें, ये दिख रहे हैं रेड से जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये टेंटिकल्स हैं, इनमें ये टेंटिकल्स हैं, इनमें ये टेंटिकल्स हैं। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है इस तरह से, जैसे ये दिख रहे हैं अडेम्शिया, सिलेंडर जैसा दिख रहे हैं। इनमें सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, जो सिलेंडर की तरह पड़े होते हैं, एक सिलेंडर शेप के होते हैं, अम्ब्रेला शेप के होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सेसाइल हैं, धरती के साथ जुड़े हुए हैं, ये फ्री स्विमिंग होते हैं। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है मेड्यूसा फॉर्म, एक होती है पॉलिप फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म के एग्जाम्पल क्या है, जेलीफिश आपका, इसी का दूसरा नाम होता है ओरेलिया। ओरेलिया इज द साइंटिफिक नेम थोड़ा सा ऑफ जेलीफिश। तो ओरेलिया याद रखना, ओरेलिया इट इज़ द साइंटिफिक नेम थोड़ा सा, या फिर है ना आप कह सकते हो ऑफ जेलीफिश। तो इस तरह से दिखते हैं, ये फ्री स्विमिंग होता है इस तरह से, ठीक है। और आपका एक जो आपका सेसाइल फॉर्म, पॉलिप फॉर्म का एग्जांपल है वो आपका एडेम्शिया, जिसको आप सी एनेमनी बोलते हो, हाइड्रा, ये सब इसके एग्जांपल है। दिख रहे हैं ये सिलेंडर शेप का है और इस तरह से सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ है, सेसाइल है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये येलो दिखा रखे हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं। तो इस तरह से होते हैं, यहाँ पर दो फॉर्म्स होती हैं। कुछ नाइडेरियंस पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ नाइडेरियंस ऐसे भी होते हैं जो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही नाइडेरिया है, एक ही इंडिविजुअल है, लेकिन वो पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो मेड्यूसा फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब उसमें आपको कुछ समय तक पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर कुछ समय तक आपको मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर कुछ समय तक पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी। एक साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं एक साथ पॉलिप भी और मेड्यूसा भी नहीं, मतलब कुछ समय तक उसमें पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर उसमें मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर अगेन उसमें पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी, फिर मेड्यूसा फॉर्म। मतलब पहले वो फ्री स्विमिंग होगा, फिर वो सेसाइल हो जाएगा, फिर कुछ समय में फ्री स्विमिंग होगा, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, फिर वो सेसाइल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप्ड हो जाएगा, फिर वो फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड हो जाएगा, फिर वो सेसाइल हो जाएगा, आपका सिलेंड्रिकल शेप्ड हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें चेंज होता रहता है।
पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, उसमें चेंज होता रहता है, उसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो बोथ एग्जिस्ट, और वो कैसे क्या एग्जिबिट करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा सुनो। नाइडेरियंस कुछ ऐसे भी होते हैं, देखो मेजोरिटी नाइडेरियंस जो होते हैं वो किसी एक में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो वो पॉलिप होते हैं या फिर वो मेड्यूसा होते हैं। लेकिन कुछ नाइडेरियंस ऐसे भी होते हैं, बहुत कम, जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और उनमें क्या होता है, पहले कुछ समय तक वो पॉलिप होते हैं, फिर वो मेड्यूसा बन जाते हैं, फिर वो पॉलिप होते हैं, फिर वो मेड्यूसा होते हैं। मतलब पॉलिप से मेड्यूसा में वो कन्वर्ट होते थे, फिर मेड्यूसा से वापस पॉलिप में कन्वर्ट होते हैं, फिर पॉलिप से मेड्यूसा में कन्वर्ट होते हैं, फिर मेड्यूसा से पॉलिप में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से होता है। इस तरह से देखो, पॉलिप से मेड्यूसा में जाना, मेड्यूसा से पॉलिप में जाना, पॉलिप से मेड्यूसा में जाना, मेड्यूसा से पॉलिप में जाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन यानी चेंज होना, जनरेशन यानी जनरेशन का चेंज होना, जनरेशन चेंज हो जा रही है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी का साइंटिफिक थोड़ा सा नाम आ जाता है आपका मेटाजेनेसिस। 3 वर्ड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट दिख रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो आपका जैसे आपका एस्केलमिंथिस में देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस क्या होता है, जो आपको कैंसर में देखने को मिलता है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बॉडी में इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं, वो हम देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जाकर मैं लास्ट में जब हमारा हो जाएगा तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे। 3 वर्ड्स होते हैं, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन होती है। मेटाजेनेसिस क्या है, इट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको ऐसे याद रखो, जनरेशन में भी क्या आ रहा है, जेन आ रहा है, और मेटाजेनेसिस में भी जेन आ रहा है। तो मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, पॉलिप से मेड्यूसा का बनना, मेड्यूसा से पॉलिप का बनना, फिर पॉलिप से मेड्यूसा का बनना, मेड्यूसा से पॉलिप का बनना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये किन में होता है, ऐसे नाइडेरियंस में होता है जिनमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कभी वो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी वो मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा को बनाता है, वहीं जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअली पॉलिप को बनाते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म को एसेक्सुअली बनाती है और मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप फॉर्म को सेक्सुअली बनाती है। इसका एग्जांपल क्या, किस में देखने को मिलता है, ये ओबेलिया में, ठीक है। ओरेलिया जो होता है और ओबेलिया, ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। ओबेलिया अलग नाइडेरिया है, ओरेलिया अलग नाइडेरिया है। ओरेलिया जो होता है वो जेलीफिश होता है, जो कि आपका मेड्यूसा फॉर्म में होता है। ओबेलिया में आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मैं ओबेलिया का डायग्राम लाया थोड़ा सा, देखो इसमें थोड़ी सी लाइफ साइकिल समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से बड बनती है, इस तरह से अम्ब्रेला शेप, इस तरह से मैंने दिखाया। मेड्यूसा फॉर्म में इस तरह से बड बनेगी एसेक्सुअली, और ये अलग हो जाएगी, और इस तरह से फ्री स्विमिंग हो जाएगी। ये जो अम्ब्रेला शेप्ड मेड्यूसा फॉर्म में आपकी जो थी बर्ड्स, वो इस तरह से अलग हो जाएंगी और इस तरह से मेड्यूसा फॉर्म बना लेंगी, ठीक है। ये जो बर्ड्स हैं ये अलग हुई, ये इससे डिटैच हुई, और या क्या बना लिया इन्होंने, ग्रो करके मेड्यूसा फॉर्म बना ली। ये क्या करेंगे, याद रखना, इनमें ऐसा नहीं है, देखो इसमें स्पर्म्स भी बन रहे हैं, एग भी बन रहे हैं, इसमें भी स्पर्म भी बन रहे हैं और एग भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके स्पर्म और इसके एग मिलकर क्या कर लेंगे, क्योंकि ऑटोगैमी को जनरली नेचर अवॉइड ही करती है। ऐसा नहीं कि इसमें अकेले में नहीं हो सकता है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, पर ऑटोगैमी जनरली नेचर अवॉइड करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से इसमें एग बने, इसमें स्पर्म्स बनेंगे, तो इसमें भी एग भी और इनमें भी स्पर्म्स भी बनेंगे। लेकिन इस तरह से क्या हुआ, इनमें गैमीट्स ने फ्यूजन किया, जाइगोट बनाया, यानी इन्होंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर जो है सेक्शुअल इन्होंने बनाया, तो ये देखो जाइगोट बनाया, जाइगोट से लार्वा बना, और फिर लार्वा ने क्या किया, जर्मिनेट कर गया, ये ज़मीन पे आके चिपक गया, और फिर इसने क्या किया, इस तरह से आपका जो सेसाइल फॉर्म थी, जो पॉलिप फॉर्म थी, वो बना ली। तो इस तरह से देखो, एसेक्सुअली बर्ड की फॉर्म में किसने बनाया, पॉलिप ने मेड्यूसा को बनाया, और इस तरह से सेक्सुअल तरीके से मेड्यूसा ने वापस से पॉलिप को बना दिया। समझो, मैं थोड़ा सा, ये तो मैंने खुद बनाया, मैं इस तरह से पिक्चर भी लाया। देखो इस तरह से क्या है, ये पॉलिप फॉर्म है, देखो ये पॉलिप फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म है, ये इस तरह से पॉलीफॉर्म है, धरती के साथ जुड़ी हुई है ना, सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ी हुई है, ये पॉलीफॉर्म है। इसमें क्या हुआ, इस तरह से बड बने, इस तरह से बड बने, ये बड डिटैच हुए, और ये बड जो है वो डिटैच होके इन्होंने पॉलीफॉर्म में ग्रो नहीं किया, इन्होंने मेड्यूसा फॉर्म में ग्रो कर दिया। समझ रहे हो, ये क्या है, इस तरह से इनमें बर्ड्स बने, इस तरह से इनमें बर्ड्स बने। ये बर्ड्स जो हैं ये डिटैच हुए,
आगे जाके डिटैच हुए, लेकिन इन्होंने पॉलिप फॉर्म में वापस से जाकर इन्होंने पॉलिप फॉर्म में ग्रो नहीं किया। इन्होंने वापस जब ये डिटैच हुए इन्होंने मेड्यूसा फॉर्म में ग्रो किया। ये बड़े होके क्या बनाए, इन्होंने मेड्यूसा फॉर्म बनाई। बर्ड्स ने ग्रो करके क्या बनाया, मेड्यूसा फॉर्म बनाई, पॉलिप फॉर्म नहीं बनाई। समझ रहे हो, ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स ये यहाँ से डिटैच हुए, है ना, यहाँ से डिटैच हुए और इन्होंने ग्रो करके क्या बनाया, मेड्यूसा फॉर्म बनाई, अम्ब्रेला शेप्ड फ्रीली स्विमिंग मेड्यूसा फॉर्म बनाई। ये बर्ड्स यहाँ से डिटैच हो गए पॉलिप फॉर्म से, और यहाँ से डिटैच होकर इन्होंने ग्रो करके, जब ये ग्रो किए, जब ये डेवलप किए, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अम्ब्रेला शेप्ड फ्रीली स्विमिंग मेड्यूसा फॉर्म बनाई। ये मेड्यूसा ने क्या किया, फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई। देखो इमेच्योर मेड्यूसा, पहले इमेच्योर है, फिर ये मैच्योर हुआ, एडल्ट मेड्यूसा आया। फिर इसमें क्या हुआ, इस तरह से एग बन गया। एग यानी जाइगोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो नहीं दिखाई इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर इन्होंने ऑटोगेमी करा दी बेसिकली। तो मैं कह तो रहा हूँ ऑटोगेमी हो सकती है, लेकिन जनरली नेचर ऑटोगेमी अवॉइड करती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें स्पर्म बने, ऐसे दूसरा आपका मेड्यूसा होगा, उसमें एग बनेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे, इसमें क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, जिन्होंने इसको एग लिखा हुआ है। एग ही जैसे हम एनिमल्स में बोलते थे ना, एग उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो एग हम फीमेल गैमेट को बोल देते हैं, लेकिन एनिमल्स में जब एनिमल किंगडम की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम एग ना बाद में भी बोल देते हैं उसको, जिसमें आपका जाइगोट वगैरह होता है, आपका एम्ब्रियो बनता है ना, उसको आप उसको भी एग बोल देते हो। तो उसी को इन्होंने एग बोला, ये जाइगोट बोले। तो फाइनली क्या होगा, आपका लार्वा बना लेगा। लार्वा देखो ये धरती पे जाकर बैठ गया, धरती पे जाके बैठ गया और इसने क्या बना ली, पॉलिप फॉर्म बना ली। इमेच्योर पॉलिप है ये, फिर फाइनली मैच्योर होएगा, इसमें बर्ड्स बन जाएंगी, फिर से मेड्यूसा बना लेगा। तो देखो बर्ड की फॉर्म में बना रहे हैं ना, तो एसेक्सुअली बना रहा है, ये बर्ड से बना रहा है ना, बर्ड की फॉर्म में मेड्यूसा को बना रहा है, तो सेक्सुअली बना रहा है, एसेक्सुअली। और ये क्या कर रहे हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, तो ये सेक्सुअली बना रहे हैं पॉलिप फॉर्म को। आई होप से आपको समझ में आया। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि आपका जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली बर्ड्स की फॉर्म में आपके मेड्यूसा को बना रहा है। बर्ड्स जब अलग होंगे, डिटैच होंगे, तो वो मेड्यूसा में ग्रो करेंगे, वो पॉलिप में ग्रो नहीं करेंगे। और फिर जो मेड्यूसा है उसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, वो सेक्सुअली किसको बनाएंगे, पॉलिप को बनाएंगे। मैंने दिखाया, देखो पॉलिप से एसेक्सुअली मेड्यूसा बना, सेक्सुअली आपका मेड्यूसा में सेक्सुअली प्रोडक्शन है तो पॉलिप बना। ये किस में हो रहा है, आपका ओबेलिया में हो रहा है। ये आपको याद है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो ये मैं कह रहा था ना, ये पॉलिप फॉर्म होती है, तो ये पॉलिप फॉर्म का ये मतलब है कि ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है बेसिकली, जो आपका कोरल रीफ होता है, और इसके ऊपर इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो रखी होती है। तो अब ये आपका नाइडेरियंस हो गया, आपका सिलोनिट्रेटा हो गया। इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स ना देखो, ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, वही तो है। इसकी ट्रिक्स हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स की, बाकी फाइलम्स में देखेंगे। जो शुरू के हैं ना, इनमें आपको ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने ईजी एग्जाम्पल्स हैं, वैसे याद हो जाते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पेनेट्यूला होता है इसका एग्जाम्पल, सी पेन, मिलता जुलता। पेनेट्यूला किससे शुरू हो रहा है, पेन से शुरू हो रहा है ना, तो इसी को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, सी पेन। दिख रहा है कितना सुंदर सा, ये ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले चौकते नहीं थे वो बर्ड के फेदर वाले पेन, जिनमें इस तरह से बर्ड का फेदर लगा होता था पीछे, वैसा नहीं लग रहा ये, कि आगे पेन है ये और इस तरह से बर्ड का फेदर लगा हुआ है पीछे। तो इसलिए इसको पेनेटुला बोलते हैं, क्योंकि ये पेन की तरह दिखता है, सी पेन बोलते हैं इसलिए इसको हम कॉमनली पेनेटुला। दिस इज पेनेटुला, सी पेन। पेनेटुला में पेन आ रहा है देखो, सी पेन। गोरगोनिया, सी फैन, दिख रहा है गोरगोनिया है, सी फैन। इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि गॉर्जियस लेडी है, उसके हाथ में सी फैन है, फैन है उसके हाथ में, है ना, उसने ऐसे हाथ में ऐसे फैन ले रखा है, ठीक है, फैन नहीं होता, तो ऐसा ऐसे इमेजिन करते हैं कि गॉर्जियस लेडी, उसने हाथ में फैन ले रखा है। तो याद रखना, गोरगोनिया, गॉर्जियस, गोरगोनिया, गॉर्जियस लेडी, है ना, गोरगोनिया, उसके हाथ में क्या है, फैन, तो सी फैन। गोरगोनिया को ही बोलते हैं हम सी फैन। मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल, ठीक है। मिएंड्रिना का मतलब जब आप सर्च करोगे तो मिएंडर का मतलब क्या होता है, ब्रेन। तो याद रखना, मिएंड्रिना जो होता है इसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, ब्रेन कोरल, क्योंकि ये जो होता है ये ब्रेन की तरह ही दिखता है, ये दिमाग ही लग रहा है देखने में, ऐसा लग नहीं रहा है कोरल है, लग ही नहीं रहा ये नाइडेरिया है या सिलोन्ट्रेटा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पड़ा है। तो ये बिल्कुल ब्रेन की तरह दिखता है, वैसे इसमें इस तरह से बने होते हैं, जैसे आपका सेरिब्रम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। देखो ये सेरिब्रम हेमिस्फीयर की तरह, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है बिल्कुल वैसा दिख रहा है, ये सेरिब्रम की तरह दिख रहा है बिल्कुल। तो ये इसको आप ब्रेन कोरल बोलते हो, क्योंकि दिमाग की तरह दिखता है, और इसलिए इसका नाम मिएंड्रिना भी रखा है। मिएंडर का मतलब ब्रेन होता है, जब ग्रीक या लैटिन में सर्च करोगे तो उसका मतलब निकल के आएगा ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लो, तीन तो वैसे ही याद हो गए,
पिक्चर से, विजुअलाइजेशन से, सी पेन पेनेट्यूला, सी फैन गोरगोनिया, ब्रेन कोरल मिएंड्रिना। ठीक है, एक हमने देख ही लिया एडेम्शिया सी एनीमनी ऊपर, एडेम्शिया सी एनीमनी ए है ना, एडेम्शिया भी ए से होता है, एनीमनी भी ए से होता है, तो एडेम्शिया सी एनीमनी। फाइसीलिया पी पी, इट इज़ नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये मैंने फाइसीलिया का डायग्राम लाया हूँ मैं, देखो ये देखो इसमें कितने लंबे लंबे टेंटिकल्स हैं, इनको टच करोगे ना तो फिर रैशेस पड़ेंगे, फिर वो लाल लाल पेनफुल रैशेस होते हैं बहुत, क्योंकि इनमें स्टिंगिंग सेल्स, इन टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जो डिफेंस में हेल्प करते हो, तो उसके लिए तो आप दुश्मन ही हो ना, उसके लिए तो आप फॉरेन पार्टिकल ही हो, तो इसलिए फिर वो अटैक मार देते हैं। ठीक है, तो फाइसीलिया को क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये फाइसीलिया का ये डायग्राम है, इसी को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो पी से आप याद रख सकते हो, फाइसीलिया भी पी से आता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी पी से आता है, एडेम्शिया भी ए से आता है, एनीमनी भी ए से आता है, तो एडेम्शिया इस एनीमनी, फाइसीलिया इस पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। 5 एग्जाम्पल्स है, बहुत ईजी है, वैसे ही याद हो जाएंगे, बार बार रिपीट करोगे तो इसकी ट्रिक्स नहीं है, हम ट्रिक्स आगे जाके पढ़ेंगे जहाँ पर और टफ आएगा, जैसे हम पढ़ेंगे हमारे जो हमारे मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं, हमारे इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। इकाइनोडर्म्स में तो हालांकि इतनी नहीं है, हम मोलस्का के एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे ट्रिक्स। ठीक है, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा, हमने आज पोरिफेरा देखा, हमने नाइडीरिया सिलेंट्रेटा देखा विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू। और अगर आपको इस तरह से, अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इस तरह से फॉलो करते रहें। थैंक यू।